नमस्ते, मैं हूँ अभिनेत्री व फ्रंट लाइन नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा और आज मैं अपनी बातें शातें रोटी छोटी पानी शानी विद शिखा मल्होत्रा शो पर बातें शातें विद शिखा मल्होत्रा शो पर अपनी बहुत ही ख़ास मेहमान को लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही शुरुआती एपिसोड है। तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को लेकर आऊँ, अपनी फेवरेट इंसान को लेकर आऊँ। वो है मेरी ममा। मम्मी, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज मेरे शो में बातें शातें में शिखा मल्होत्रा में। बहुत फॉर्मल लग रहा है क्योंकि मैं ऐसे इतनी शांत नहीं बैठती, इनके आसन के ऊपर चढ़ी रहती हूँ। बट आपसे मिलवाना था क्योंकि मुझे जिन्होंने नर्सिंग की डिग्री दिलवाई है वो खुद एक रिटायर्ड नर्स हैं। अब 2020 में कोविड में सेवा करने के बाद वो रिटायर हुई, और मुझे जिन्होंने अभिनेत्री बनाया, जिनकी वजह से मैंने गाना सीखा, पेंटिंग सीखी, पता नहीं क्या क्या सीख लिया, वो तो सब आप जानते ही हैं और जान जाएंगे मेरे बारे में। वो सब कुछ यहीं से निकल कर आया। तो मम्मी, आपको कैसा लग रहा है आज आप अपनी बेटी के शो पर बैठी हैं बातें शातें विद शिखा मल्होत्रा? अच्छा, और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरी बेटी पर एक्ट्रेस है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छे लग रही हैं आप। थैंक यू। तो आप सबको भी मेरी मामा बहुत प्यारी और प्रिटी लग रही होंगी। अक्सर मेरे कुछ पत्रकार दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि मेरी मम्मी मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। भाई, मैं इन्हीं से निकली हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, और क्यों नहीं, वो इसमें कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी मम्मा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दिस यूनिवर्स फॉर मी, मेरे लिए। तो मम्मी, आप क्या कहना चाहेंगी हमारी ऑडियंस से, क्योंकि मेरी फिल्म कांचली को 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा ऑडियंस ने यूट्यूब पर देख लिया है। मेरी फिल्म कांचली, जिसमें संजय मिश्रा मेरे साथ मुख्य किरदार निभा रहे हैं, और मेरी मुख्य अभिनीत पहली डेब्यू हिंदी फीचर फिल्म है, जिसे आप सभी ने अल्ट्रा मूवीज़ पार्लर के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देख लिया। इतने प्यार के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आप क्या कहना चाहेंगी मम्मी? ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस है तो हम कलाकार हैं, क्योंकि मैं कलाकारी इसलिए बोल रही हूँ अपने आप को कि एक वक्त में मैंने बहुत कुछ किया है, तो मैं तो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस ही मानती हूँ। क्योंकि मेरे जो पापा थे ना, वो मुझे बोलते थे अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं अपनी इस बेटी को बहुत बड़ी एक्टर बनाता। और मैं बता दूं कि मम्मी गांव में पली बड़ी हैं, बिल्कुल। कौन से गांव से हैं आप, और कैसा आपका बैकग्राउंड रहा बचपन में, जब तक शादी नहीं हुई? बहुत छोटी उम्र में शादी हुई है, 13 साल की उम्र में। तो कैसा आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करती हूँ, और वहीं पास में हमारा गांव है। हमारी खेती बाड़ी और सब कुछ था। बचपन में खूब लड़कों की तरह काम करते थे, खूब खेती बाड़ी में काम करते थे, घर में काम करते थे। हमारे टाइम में लाइट नहीं हुआ करती थी। हम मिट्टी के तेल की उसमें लालटेन में एक शीशा माज के और उसको हम रात में पढ़ते थे। तो घर का भी बहुत काम होता था। पहले के बच्चे, मम्मी कहती थी भाई घर का भी काम सीखो, बाहर भी पढ़ाई करो। वैसे आपने मुझे भी बना दिया, क्योंकि मेरे घर में, मैं मुंबई में 8-9 साल हो गए मुझे, और मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है यार। मुझे इतनी आदत है अपना सारा काम खुद करने की। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को काम पे कैसे रखूँगी, मेरे घर का सारा काम मुझे खुद ही, रोटी बनाना बहुत। क्योंकि इसने देखा है मम्मा ने कभी काम वाली कोई नहीं रखी। उनको लगता है कि अपना काम खुद ही करना चाहिए, खुद ही करना सारा। और तभी हम हेल्दी हैं। और आप सभी में से कई लोगों को पता होगा कि मैं जब कोविड के बाद मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, राइट साइड पैरालाइज हुआ। बचपन में भी मुझे एक बार पैरालाइज अटैक आ चुका है 2 बार लाइफ में। तो इन्होंने ही मुझे बचाया, और इन्होंने मुझे घर का काम करा करा के ऐसा नॉर्मल कर दिया एकदम। अपन बिल्कुल काम चोरी कर ही नहीं सकते जब तक मम्मी बगल में है, तो मतलब तो और मम्मी, आप क्या पूछूं मैं आपसे? हाँ, आपने प्लीज़ ये बताइए ना कि आपने मॉडलिंग में क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें जो आप भाई इतनी नर्स बनने से पहले ये भी एक्ट्रेस थी, और नर्स बनने के दौरान नर्सिंग ट्रेनिंग तो इन्होंने बचपन में ही की है, यंग टाइम में। और जब गांव से निकल के इन्होंने स्कूलिंग की प्रौढ़ शिक्षा से, क्योंकि स्कूल इनको रेगुलर नहीं जाने को मिला 8th-7th के बाद। मैं 8वीं क्लास में थी तो एग्ज़ाम दे ही रही थी तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद 1 साल बर्बाद हुआ। फिर मैंने प्रौढ़ शिक्षा से पढ़ाई की, पढ़ाई कंप्लीट करके फिर मैंने नर्सिंग की। नर्सिंग के बाद फिर से मैं
यूपी में मैंने जॉब की। फिर मैं वापस फिर मेरी मैरिज हुई तो फिर से हम दिल्ली आ गए। मेरे ये- लिए तो दिल्ली कनाडा और अमेरिका की तरह है। दिल्ली को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, बहुत ही अच्छा, क्योंकि दिल्ली ने मुझे सब कुछ दिया है। आप ये मैं देख रहे हो कि मेरी मदर कह रही है कि मेरे लिए दिल्ली कनाडा और अमेरिका की तरह है। मतलब इंसान के पास जो है वो उसी में खुश है, वही उसके लिए बहुत बड़ा है। जो नहीं है, जो नहीं देखा, उसकी कोई इच्छा नहीं है। और यही मैंने इनसे सीखा है। मतलब और ये इन्होंने, आपने एक बात सुनी होगी कि इन्होंने कहा कि दोबारा जब मेरी शादी हुई, मेरे ही फादर से, मेरे पिताजी जो हैं श्री विद्या प्रकाश जी, उन्हीं से इनका शादी के कुछ 1 साल बाद, शादी के 1 साल शादी के 1 साल बाद ही हमारी दादी के कारण, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रही थी इनको, या दहेज नहीं था, या जो भी एक अभाव था पैसों का, शादी के 1 साल बाद ही तलाक हो गया था मेरे फादर से ही। और फिर 7 साल इंतज़ार करने के बाद, 7.5 साढ़े मुझसे ज़्यादा इनको वो एक एक पल पता है। तो 7.5 साल इंतज़ार करने के बाद वापस मेरे पापा से इनकी शादी हुई। वो इन्हीं की ज़िद थी कि मैं उसी इंसान के लिए वापस जाऊंगी, मैं किसी और से शादी करूंगी ही नहीं। वो भी आपका टाइम बहुत मुश्किल रहा जब बहुत। आपका पहली बार जब आप शादी होकर गई, तो आपको क्या फेस, मतलब आपके साथ क्या हुआ? जब एक नई दुल्हन शादी होकर जाती है तो बड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, सब लोग ख्याल तो रखते हैं। क्या भी आपके हमारे साथ? टाइम में तो मैं शादी होके जहाँ गई, अभी वहाँ पे उन्होंने मेरा जैसे भी सत्कार करते हैं, नई दुल्हन को लाते हैं, तो हम 2 दुल्हन थे तो इसलिए उनको दोनों को एक कमरे में बिठा दिया। फिर थोड़ी देर में उसकी सास उसको ले गई, और मेरी सास, क्योंकि मेरी सास की बिना मर्जी की शादी हुई थी, तो मेरी सास मेरे को छोड़ के कहीं अपने मायके वालों से मैं भात लेके आती हूँ। जैसे होता है ना भाई, शादी होती है तो जिसके जिसके बच्चे की शादी होती है भाई भात पहनाते हैं, तो उनको था मैं अपने भाई से भात मांगने जा रही हूँ। और जो मेरे हस्बैंड की चाची थी, मैं उन्हीं को सास समझ रही थी और मैं उन्हीं के पास बैठी हुई थी। वो भी मतलब किसी ने खाना पूछा नहीं किसी ने। फिर जो खाना दिया भी तो उसमें इतनी मिर्च थी कि हाँ, मैं नहीं खा पाई। मतलब वो वक्त हम भूखे ही रहे। अगले दिन जब होता है कि भी कंगन खुल गया, अब तुम भी चूल्हा छुआई करो, ये करो, तो भी जो मेरी गांव की थी बुआ जी थी, लेकिन वो उनका मतलब था मेरे को तुम जिठानी बोलो, जिठानी बोलो। तो उन्होंने कहा भाई चूल्हे पे रोटी बनानी है। तो मैंने कहा कैसे करूं? तो बोली अरे करानी है तूने अपने घर में, अपने आप लेके आ। तो वहाँ से नहीं लकड़ी, बहू, दूसरे दिन। हाँ दूसरे ही दिन वहाँ से लकड़ी लेके आ, वहाँ से सीताफल लिया, वहाँ से आटा लिया, वहाँ से ये लिया, सब कुछ कर करा के जब मैंने खाना बनाया और खाना भी सर्व हुआ, और फिर वो बोली कि बुआ जी अब ये भी 2 रोटी बना के हाथ लगा देगी, दूसरी वाली बहू। दूसरी वाली बहू। मेरे को लगा नहीं ये कि ऐसे क्यों करेगी, जब मैंने अपने आप सारा इकट्ठा किया, सारा यहाँ पे भी सारा जोड़ा, और फिर मैंने चूल्हा यहाँ जलाया, लकड़ियाँ चूल्हा, लेकर आई, सीताफल, ये सब कर करा के जब मैंने खुद सीताफल मतलब कद्दू वाली सब्जी। कद्दू सब कुछ आपने अपने आप जुटाया और सब। जुटाया और मैंने खाना बनाया। उस समय गैस वगैरह नहीं थी? नहीं, चूल्हे पे। चूल्हा वगैरह, अंगीठी वगैरह। दिल्ली में अच्छा। भी उस टाइम अंगीठी हुआ करती थी। तो फिर आपका मतलब था कि उसको भी शुरू से, मतलब मेरे सारे बनाए हुए खाने में उसको हाथ लग उसको क्यों हाथ लगाएंगे ऐसे? हाँ। उसको आप शाम के टाइम में अलग से उसको बोलो हाँ। कि जैसे मैंने सब पूरा सबका खाना बनाया है, कितने 25-30 बंदे थे, वैसे वो भी शाम को बनाएगी। फिर क्या हुआ? तो वो चिढ़ गई बुआ जी, चिढ़ गई वो। फिर मुझे पता लगा मेरी सास ये वाली नहीं है, मेरी सास तो दूसरी वाली है, वो आ रही हैं। फिर हम फिर कैसा रहा सास से मिलके आता? 2-3 दिन के बाद हम दिल्ली आ गए। मेरी दादी बहुत खतरनाक 2-3 दिन के बाद दिल्ली आ गई। फिर मुझे पता लगा मेरी 4 नंदे हैं और एक देवर है। अच्छा। और उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। आपकी शादी जो इनकी मदर इन लॉ थी, हमारी दादी, उनकी अनुपस्थिति में हुई थी, जब ये लोग कहीं और, मेरे दादाजी और मेरे फादर कहीं किसी और की बारात में अपने गए चाचा थे। की लड़के की अपने बारात। चाचा की लड़के की शादी में मेरे पापा अपने कज़न की भाई की शादी, अपने कज़न की शादी में गए थे। तब इनकी शादी वहाँ पे दादाजी को भी पसंद आ गई, और इनके फादर से बात करके इस तरीके की ये शादी हुई है। तो दादी को पता नहीं था, तो वो सब कुछ कैसे उनको, कैसा फिर आप जब मिली उनसे तो
इनको अच्छा लग रहा था बहुत कि भाई मेरी 4 नंदे हैं, एक देवर है और वो सब चीज़ें, लेकिन उनको भी इतना अच्छा लग रहा था आपसे मिलके। पर जिन्होंने शादी कराई 15 दिन के बाद ही उन्होंने पता नहीं क्या बोला, उसके बाद सारा एकदम मामला उलट पुलट हो गया। फिर सास को भी बहू अच्छी नहीं लग रही, इसको निकाल दो, जैसे तैसे 1 साल निकाला। उसके बाद फिर मैं बैक टू पवेलियन आपकी जैसे। नंदे आपको सपोर्ट करती थी? हाँ, सबसे बड़ी वाली ननद है ना, वो मुझे सपोर्ट करती थी। पुष्पा बुआ। सबसे अच्छी बड़ी वाली, आज भी वो मुझे अपनी अपनी सास की तरह ही लगती हैं, और मेरे हस्बैंड की सबसे अच्छी सहेली है और मेरी भी। और वो उन्होंने मुझे, मेरा बेटा हुआ या हमने दोबारा घर बसाया, वो उन्होंने ही मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। सो मेरे फादर की भी अभी भी वो सबसे बड़ी, उनके बस जस्ट बाद वाली बुआ है हमारी, एक 4 बुआएं हैं वैसे, मेरी भी किसी से बात नहीं होती, लेकिन उनसे बात होती है। वो खुद ही फ़ोन करती हैं, वो खुद ही मेरे फादर को पूछती हैं सब कुछ, वो इसलिए शायद उनकी ज़्यादा सहेली हैं। अब फिर आपने ये जो 7 साल तलाक के बाद कैसे गुजारे आपने? अपने मायके आ गई आप गाँव में वापस, फिर लोगों ने कुछ कहा नहीं? मायके आ गई। फिर हमारे हमारे घर, हमारे पापा तो किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। बहुत हमने बहुत गरीबी देखी, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी। और हमारे ऐसा हुआ एक वक्त कि भी अभी 3-4 बच्चे एक साथ नहीं रह सकते, तो मुझे 8 महीने नानी के यहाँ रहना पड़ा। तो ननिहाल में रहती थी, तो इतना, मतलब एक होता है ना श्रमिक सज़ा, श्रम के साथ सज़ा, कि आप ना बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे और आपको ये सज़ा भी है। उस तरह से वो वक्त मैंने काटा। और फिर एक दिन ऐसा है, मैं रो रही थी बैठ के कि भाई ऐसे क्या गोबर कूड़ा कर कर के लाइफ को हम आगे काटेंगे। तो पापा मेरे एकदम पहुंच गए मुझे लेने के लिए, और मैंने कहा मुझे तो घर जाना है। हाँ बच्चे, मैं लेने आया हूँ, चलो। वह हम आए हैं, तो हमारी एक जो टीचर थी, जिन्होंने मुझे 5th क्लास में भी, उन्होंने मुझे 5th क्लास 1st से 5th तक पढ़ाया था। तो उन्होंने फिर मुझे एडमिशन कराया। मैंने 9वीं 10वीं प्रौढ़ शिक्षा से की। और इस सब में नानी का क्या रोल रहा आपकी? आपकी माँ का क्या रोल रहा आपकी माँ लाइफ में तो, तलाक के बाद? और फिर बाद में पढ़ाई जब आपने, कैसे आपकी पढ़ाई का कैसे क्या हुआ वो सब? माँ बच्चों के लिए सबसे बड़ी भगवान होती है। मेरी मम्मी थी ना, मेरे सामने हमेशा ढाल बन के रहती थी। लोग कहते थे अरे दूसरी भी शादी के लिए तैयार हो जा रही है और उसको भी बिठा रखा है, इसकी दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करो। मेरी मम्मी ढाल बना करती थी मेरे आगे। मैं कहती मम्मी आप देखना यहाँ हाथ रख के, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नहीं, आप देखो मुझे लग रहा है मुझे शादी चाहिए। तो मेरी मम्मी रोने लग जाती थी कि मेरे बच्चे को ना बहुत बहुत सारी अक्ल भी नहीं है, और कैसी कैसी बातें करते हैं सब। हमेशा मम्मी ही मेरे लिए ढाल बनती थी। आपके कैरेक्टर के बारे में भी बातें? हाँ, तो मैं अपनी मम्मी से एक बार पूछ रही, मम्मी ये करैक्टर लूज़ क्या होता है? तो तब भी मेरी मम्मी रोने लगी कि भाई मतलब मेरे बच्चे को बहुत सारी चीज़ पता भी नहीं है, और लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। और जब मैं पूरी पढ़ाई करने के बाद नर्सिंग करने गई, आगरा से मैंने नर्सिंग किया है, तो गांव में ऐसे हल्ला मच गया कि वो तो भाग गई। तो हमारे ख़ानदान की भाभी है ना, उन्होंने कहा हाँ भाग गई। वो बोली अच्छा देखो देखो ये भी तो कह रही है भाग गई। तब उन्होंने कहा मैं आज ही उनसे मिल के आई हूँ, और उनको मैं वहाँ पे घी दे के आई हूँ, पैसे दे के आई हूँ, उनके कमरे में मिल के आई हूँ। लड़की पढ़ रही है वहाँ पे, कैसी बातें करते हो तुम लोग। फिर मैं अपने ट्रेनिंग करके, मम्मी बोली नहीं अब तू घर रहे। मैं कहा मम्मी मैं जॉब करूँगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा मुझे। तो बोली नहीं नहीं अब तू मेरे साथ घर में रहेगी। तो पूरी ट्रेनिंग के टाइम मैं हस्बैंड से एक बार मिली, और जब मैं ननिहाल रहती थी तो 3 साल के बाद एक बार हस्बैंड मिले। हम 7.5 सालों में सिर्फ 2 बार मिले दोनों। जब इन्होंने बताया कि अब हम चाबी के एक गुच्छे की तरह थे, और अब हम अलग अलग हो चुके हैं, गुच्छे से अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि अब हमारा डाइवोर्स हो गया है, और हम कानून की नज़र में पति पत्नी नहीं है। मैंने कहा वो क्या होता है, मुझे तो नहीं पता ये डाइवोर्स क्या होता है डाइवोर्स। आपका 1 साइडेड डाइवोर्स हो गया था? वन साइडेड नहीं गए थे? हाँ। तो उस टाइम मुझे बड़ा थोड़ा सा, लेकिन छोटेपन में सब कुछ बिगड़ा और छोटेपन में सब कुछ बन गया। इसलिए मैं उस वक्त को भी धन्यवाद देती हूँ।
और दादी को भी मैं सब लोगों को कहती हूँ कोई बुरा मत बोलिए, दादी ने खाना नहीं दिया या दादी ने मुझे अच्छा से नहीं रखा, कपड़े नहीं दिए, या सर्दियों में चप्पल स्वेटर कुछ भी नहीं होता था। ऐसा ऐसा वक्त भी देखा है। कई बार मैं बोलती थी माँ ये साड़ी आपकी पुरानी हो गई, मुझे यही वाली दे दो, ये देखो ये दूसरी वाली फट रही है, तब भी वो नहीं देते थे मुझे। कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाते थे, अरे चीज़ चुरा के खा जाती है, अरे ये तो उसके सामने मुंह उगाड़ के खड़ी हुई थी, अरे ये बाहर कूड़ा फेंकने क्यों चली गई। मतलब मैं सोचती थी अच्छा करती थी तो भी बुरा, बुरा होता है तो भी बुरा। तो मेरी जर्नी बड़ी बहुत पेनफुल रही है। चोरी का इल्ज़ाम लगाया आप पे, तो आपने कैसे जवाब दिया उस चीज़ का? मैं कई बार सुनी है आपसे बहुत सारी बातें। हाँ, तो मैंने किसी को क्या जवाब देना था, पर मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला कि भाई ये वहाँ इनके गांव में बात हो रही थी, पिताजी बोल रहे थे ये चीज़ चुरा के खा जाती है। तो मेरी जो ननद है जो मेरे को सबसे अच्छा मानती है, उनको मेरे हस्बैंड ने बोला। तो मेरे हस्बैंड बोला, अरे पुष्पा जी, अरे पुष्पा वो लड्डू तो मैं तेरे खा गया था। तो इस बेचारी को चोरी का वहाँ पूरे गांव में हल्ला हो गया कि चीज़ चुरा के खाती है। पर वहाँ एक आदमी ने, जो एक चाचा जी थे, उन्होंने बोला, अरे समधी जी क्या बात करते हो, चोरी खाने वाली चीज़ की क्या चोरी, और चोरी खाने वाली चीज़ को वही उठा के खाएगा जिसका पेट भूखा होगा। आप पेट भर के खाना नहीं देते होंगे इसलिए उसने उठा के खा लिया होगा, इसमें चोरी की क्या बात है। तो आपको उस समय पे हमारे मतलब फादर कई बार गुस्से में, जब उनकी नहीं चलती थी अपनी मदर पे या बहनों पे, तो आप पे हाथ भी उठा देते थे? हाथ भी उठाते थे। तो फिर मतलब कई बार ये होता था, तब के पापा और आज के पापा में क्या फ़र्क है? जमीन आसमान का फ़र्क है। लगता नहीं है वो आदमी है। वो मतलब उस टाइम अगर बहनों ने, किसी ने कुछ कहा, जैसे बहन ने बोला, अरे आप जल्दी जल्दी रोटी बनाओ, कितनी देर लगा रहे हो आप, जल्दी करो, जल्दी रोटी बनाओ आप। तो मैं बोलती दीदी अभी सब्ज़ी थोड़ी कच्ची है, या आपके भैया ने थोड़ी पंजीरी बना ली तो मैं अभी बनाती हूँ। तो इसी बात पे बहुत हंगामा हो जाता था। तो उसमें क्या है भी, मेरी सास और ससुर सब दोनों को डांट पड़ती थी, हस्बैंड वाइफ को, कि उन्होंने कहा भी कर रही है ना, तो वो भी तो इन्हीं के बराबर है, ये क्यों नहीं करती हैं कभी कभी। तो वो कहते थे उसकी तरफदारी ले रहा है, तो फिर वो मारते थे। मेरे हस्बैंड कभी बोलते थे कि भी मुझे पराठे ही खाने, तो अगर मैं पराठे बनाऊं तो वो खुश हो जाएंगे, नहीं बनाऊं तो मेरी सास बोलती घी खराब नहीं करना। नहीं बनाऊँ तो वो हाँ, तो नाराज़ नहीं हो बनाऊं जाएंगे। तो ये मारते थे, और बनाऊं तो वो घी के लिए डांटते थे। तो फिर अब शादी जब दोबारा हुई, वो कैसे हुई? कैसे पापा का आपको सपोर्ट रहा जीवन में? और आपके लिए शादी जो है, शादी शब्द, जैसे आज के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं लोग। अभी मिले और 1 साल में शादी हो गई और फिर अगले साल में डाइवोर्स हो गया। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है, हमारी आम जिंदगी में भी और हमारी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में भी। और आप क्या शादी किस तरीके का परिवार, क्या आपको लगता है क्या है आपके लिए? देखो, शादी करने के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, और दो लोग आपस में ही डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड और मैं थे, हमारे लोग बातें बिगाड़ते थे और दोबारा भी हम दोनों ने ही एक दूसरे को सपोर्ट करके बनाया, क्योंकि एक दूसरे की गलतियों को, अच्छाइयों को एक्सेप्ट करके हम लोग शादी का डिसीजन हुआ, साथ रहने का डिसीजन हुआ, या बहुत लंबे टाइम तक हम साथ रह रहे हैं। जब दोनों में लड़ाई होती है तो एक को चुप हो जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि भाई ये एक दोनों का एक दूसरे के पैरेलल है, कि भी दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे। एक लड़ेगा एक चुप हो जाए, एक लड़ेगा एक चुप हो जाए। और गुस्सा किसी इंसान में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। सबका और एक अच्छा बुरा ऐसा नहीं चेहरा है सब होता कि है। संपूर्ण कोई सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा भी नहीं है। हर एक के अंदर गुस्सा है, हर एक के अंदर, और गुस्से में तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। और गुस्से में कोई अच्छा नहीं लगता। आप भी, हम भी, कोई अच्छा नहीं लगता। हम लोग गुस्से लेकिन में मम्मी, कोई हम अच्छा नहीं ऐसा होता है लगता। ना कि हम लोग जब अपने घर वालों से, माता पिता से जब कोई बात करते हैं, कोई नाराज़गी हो जाती है, तो हम एकदम से सब आपस में बोलने लगते हैं, सब लोग आपस में नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा हम हाँ, सास ससुर के साथ नहीं करते,
या ऐसा हम बाहर वालों के साथ नहीं करते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं। हम अपने परिवार वालों से भी तो कई बार कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, फिर भी हम लोग आपस में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, तो नॉर्मल ही होना चाहिए। हर, मैं तो कहती हूँ हर एक बंदे को नॉर्मल होना चाहिए। और अगर आप देखो पति के साथ लड़ाई हो जाती है 2 दिन में, 1 दिन में, या उसी टाइम हम एक हो जाते हैं, इसी तरह घर के जो और सदस्य हैं उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। आप किसी के साथ अगर लड़ाई कर रहे हैं या कोई इंसान बुरा लग रहा है या उसमें कुछ तो बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए, बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए। और अगर आप बोलना बंद कर देते हैं तो फिर रिश्ता चलाने के सारे रास्ते बंद हो गए। कैसे चलेगा रिश्ता? मतलब कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ी एक परेशानी है सभी रिश्तों में, जहाँ पे आप बात ही नहीं करते आपस में। और अगर कोई भी बात हुई है कहीं पे किसी से भी, और प्लीज़ ये समझना ज़रूरी है कि हम सभी का अलग अलग दिमाग है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपकी बात मुझे नहीं समझ आ सकती, मेरी आपको नहीं समझ आ सकती है ना। हम दोनों में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं बचपन से, और हम एक दूसरे को खुतड़ पुतड़ करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी माँ बाप के साथ होती है, लेकिन हमारी और कभी हम हम 2 मिनट में फिर से हम आधा घंटा भी ऐसा नहीं है कि बिना बोले। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बहुत हाइपर हो जाती है ये। और मैं भी कई बार मैं भी हाइपर हो जाती हूँ। इसका सारा क्रेडिट मैं बताऊँ मम्मी को जाता है, क्योंकि ये मैंने इन्हीं से सीखा है। बचपन में क्या होता था, कोई बात हो गई तो हम मुंह फुला के घूम रहे हैं इधर उधर, और लग रहा है कि अभी तो लड़ाई हुई है मम्मी से, अभी कैसे बात करेंगे। थोड़ी देर में मम्मी आ रही है, अरे बेटा ये क्या खाना है, 2 रोटी, तेरी 2 रोटी डाल दी है मैंने, और तू दाल के साथ बैठ जा और मैं रोटी दे रही हूँ तेरे को। मैं सोचती थी यार अभी तो बात हुई थी, चलो अभी खाना दे दिया, खाना खा के फिर मम्मी बोल रही बेटा आजा यहाँ पे बैठ जा, अच्छा ये कर ले है ना, चल आजा मार्केट चलते हैं, ऐसा वाला। उस चीज़ को हम भूल गए। तो ये ऐसी जो हमारी जो एक लड़ाई हुई, इसको लगा मम्मी ने इतना डांटा, इतना लड़ाई कर दी, तो एक माँ जो था, उस क्षणिक था, पल के लिए और था। माँ तो हमेशा, माँ जो है बच्चे के लिए भगवान होती है। मैं तो अपनी माँ को, मेरी माँ चली गई हैं, अभी दुनिया में है नहीं, और पर मैं उनको भगवान समझती हूँ। वो मेरे लिए, मतलब आज जो मैं हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। अगर ये ऐसा कहती है तो ये इसकी, पर माँ से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। भगवान तो सबके पास नहीं जा सकता, मम्मी इसे भगवान ने चाहा हर एक को एक एक माँ दे दी। मम्मी के मदर फादर दोनों ही नहीं है, और अभी आपकी लेटेस्ट माँ तो है ना, एक मैं हूँ ना। आज हाँ, ये जब मैं बीमार हो जाती हूँ, कुछ होता है मुझे, अभी 2 महीने से मेरी बिल्कुल माँ की तरह एक जगह बिठा के सेवा कर रही है। वो दिल्ली से मुंबई आई हुई है मेरे पास, क्योंकि अब मम्मी पापा दोनों ही आते जाते रहते, क्योंकि दिल्ली में भी भैया भाभी हैं, उनका घर दिल्ली में है, मदर फादर का तो भाई भाभी वहाँ रहते हैं। उनकी छोटी बेटी है आश्चर्या, 6 साल की, 7 साल की हो गई अब तो, वो इनके बिना रहती नहीं है, तो वो उनका दोनों तरफ एक रोल प्ले है, और दोनों मेरे पास आते जाते। पहले पापा बहुत आते थे, अब मम्मी भी आती है, क्योंकि वो रिटायर हुई है 2020 में। आप मुझे ऊपर वाले का शुक्रिया है, मालिक ने 2 बच्चे दिए, दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अपने, मतलब अपने आप को मैंने, मतलब पढ़ाई के लिए मैं कहीं भी किसी हद तक जा सकती हूँ। मैं गैर बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। देखो कहते हैं ना कि अपनी माँ को अपना बच्चा खूबसूरत ही लगता है बहुत। वैसे हम दोनों भाई बहन अच्छे ही दिखते हैं थोड़े बहुत। लेकिन बहू भी अच्छी है मेरी, लेकिन चारों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरी पोती है, मेरा बेटा है, ये बेटी है, और जो भी कल को आएगा वो भी ऊपर वाले से दुआ है कि अच्छा ही होगा। मेरा पति आएगा, मेरे बच्चे आएंगे ढेर सारे। तो एनीवेज, पर मेरी जर्नी जो है बहुत बहुत पेनफुल रही है। और दिल्ली में मैंने यूपी से रिजाइन करके मैं दिल्ली में जब जॉब करने के लिए आई, तो मैंने दोबारा से इंग्लिश सीखी, और जो मेरा स्टाफ मिला, आज तक जितना भी स्टाफ मिला मुझे, सब बहुत अच्छे मिले। जो मेरी बॉस थी डॉक्टर पामिला बालिया, सब लोग कहते थे कि शोभा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। और उन्होंने भी मुझे एक दोस्त की तरह, सहेली की तरह, हर तरह से उन्होंने सिखाया। एक सुमी दीदी थी, संतोष दीदी थी, कैलाश दीदी थी, बीना जी थी, सुनीता है, सुनीता अभी भी हैं, जानकी जी हैं, सोनू आंटी, सोनू दी, डॉक्टर पोनी हैं, क्या बोलते हैं उनको, हम डॉक्टर पोनी बोलते हैं सब लोग शॉर्ट में, और हमारा नर्सिंग स्टाफ सोनू है। तो उन सबसे मैं, जो मुझसे छोटा है, हालांकि मेरी पोती है ना, वो भी मुझे सिखाती है,
और मैं सीखने के लिए तैयार रहती हूँ कि सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। किरण दी, मनीषा दी, कंचन दी, सब जो जूनियर्स हैं आपके ना, ये जूनियर्स सब हैं, खैर सबने बहुत प्यार किया स्टाफ में। मम्मी आप शीतल है, सब है, शीतल दी है। कंचन है हमारी। आप ये बताओ कि जब इनकी दोबारा लाइफ सेट हो गई मेरे फादर के साथ और फिर जॉब करने लगी और फादर भी काम करते थे, ब्रदर मेरा नहीं हुआ था, ब्रदर हो चुका था, मैं नहीं थी, तो मॉडलिंग ये करने लगी थी दिल्ली में आके, वुमेन सेरा, गृह शोभा, सहेली, इंडिया डेली टुडे, प्रेस, इंडिया टुडे। तो वो प्रेस, दिल्ली प्रेस जो बहुत फेमस थी, उसके लिए मैगजीन में ऐड किया करती थी। आपके पैर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पैर पर बस चढ़ गई। आज भी जब ये चलती हैं तो आप कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि ये चल नहीं सकती या कुछ ऐसा है, गड़बड़ है, लेकिन आप पैर देखेंगे तो आप दिखाएंगी अपना पैर ऐसे यहाँ पर करके ऊपर, या ये वाला पैर यहाँ रख के दिखाइए, ये देखो, ये सारा, ये पैर ऊपर रख के दिखाइए, यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखाइए, ऐसे। तो ये मेरी मम्मी का पैर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक्सीडेंटल पैर है, इस पे बस चढ़ गई थी। कैसे आपने मम्मी इस चीज़ से डील किया और क्या हुआ था, ये क्या कहाँ जा रही थी आप, कैसे मैं हुआ नाइट ये? ड्यूटी जा रही थी और तब मैं तिलक नगर हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग थी और नाइट ड्यूटी जा रही थी मैं, और मैं ऊपर चढ़ गई थी, पर मैं प्रेग्नेंट बस थी। में हाँ, प्रेग्नेंट भी थी आप? प्रेग्नेंट मेरे भी से थी। पहले वाला हाँ, बेबी था। तो जब मैं चढ़ गई ऊपर, दो लड़के आपस में लड़ रहे थे और उनकी जो ऐसे ऐसे करके जो लगा ना, तो ऐसे मैं बैलेंस नहीं कर सकी और नीचे गिर गई, और गिरते गिरते बस का डंडा पकड़ लिया हाथ में, और कितनी दूर तक गई हूँ मैं। और उसके बाद मैंने ये पैर ऊपर समेट के और मैं बॉडी को बाहर ले गई, और वो पैर फिर बस आ गया मेरे पैर टायर पे। के नीचे आ गया। और मुझे, आप मानेंगे नहीं, किसी अच्छे बंदे ने मुझे हाथ नहीं लगाया। एक 20-22 साल का लड़का होगा जिसने फुल टू पी रखी थी, ड्रंक था। ड्रिंक, फुल टू था, ड्रिंक किया हुआ था, और उसने मुझे ऐसे उठाया, ऐसे 3 व्हीलर में बैठ के मुझे लेके हॉस्पिटल में छोड़ा है। पापा, और पापा रवि को गोद में लेके, मेरे बड़े भाई को गोद में लेके हाँ, खड़े वो थे पीछे वहाँ से आए हैं, वो पीछे से आए हैं कि भी हम इसके साथ हैं। तो मैं 3 महीने हॉस्पिटल से बाहर नहीं आई थी। तिलक नगर हॉस्पिटल के लोग मुझे देखने वहीं आते थे, पे। जिनमें पापा ने इसमें आपकी कैसी? पापा ने बहुत जो है अपने आप को, मैं कहती हूँ ना, झोंक दिया था एक तरह से, जैसे इंसान इतनी मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत था ना, इतना वो कहते हैं मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। जो उन्होंने पुराने टाइम में उनको तकलीफ दी, उसका उस वजह से मेरे फादर बहुत तो केयर वो करते हैं उस मम्मा टाइम की। 24 घंटे में 3 घंटे वो फुटपाथ पे वहीं हॉस्पिटल के बाहर थोड़ा बहुत कभी सो पाते थे, नहीं तो अपनी नौकरी भी करना, ऑफिस भी मतलब जाते थे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और उस टाइम उन्होंने कर्जा लिया 1,80,000 जो मेरे पैर पे जो है लगा सन था। की बात है? 87 सन 87 में, क्योंकि उसी टाइम मैंने ज्वाइन किया था। नौकरी लगे हुए 2-3 महीने ही हुए थे, और यूपी से रिज़ाइन करके दिल्ली आई थी, और 3 महीने बाद मैं घर आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे पीठ पे रख के नीचे उतारते थे, 3 व्हीलर में बिठा के लेके जाते थे, चौथी मंजिल के घर से। चौथी मंजिल से उतारते थे, 3 व्हीलर में बिठा के तिलक नगर मुझे छोड़ के आते थे, फिर लेके आते थे। फिर एक मेरी सिस्टर थी, एक सिस्टर रजनी, उनके हस्बैंड थे मिस्टर इंदर मल्होत्रा, उन्होंने अपना स्कूटर दिया हुआ था हमको। 6-7 महीने हमने उनका स्कूटर यूज़ किया। फिर मतलब और हमारे इतनी हेल्प की उन्होंने। हमारे एक ताऊ जी थे, सुनो ताऊ जी थे, अब नहीं रहे वो, उन्होंने अब घर आके हाँ, JP यादव जी थे, और वो ना लैब के अंदर मेरे थे, फादर के cousin बहुत बड़े बड़े brother सीनियर थे। लैब असिस्टेंट थे डॉक्टर राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ना? रामारोला हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मेरी कम से कम 4 महीने मेरी पट्टी मेरे घर पे आके की, और मैं अभी तो वो स्वर्ग में हैं, पर मैं उनका एहसान कभी भूल नहीं सकती। वो मुझे कहते थे तू 1000 बार भी मेरे विजुलाइज करके पैर छुएगी ना, तब भी तेरा कर्जा पूरा नहीं मुकेगा। खैर मम्मी की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ तो रही, मैं लेकिन अपने उसमें घर में
अपने घर बैसाखी लगी हुई थी, लगा दी थी कि इन पे चलेगी। मैं कहा ना, बैसाखी पे नहीं चलूँगी। मैं अपने घर में दीवारों के साथ चलती थी, चल चल के प्रैक्टिस करती थी। ब्लड निकलने लग जाता जब मैं और चलती थी। पापा पैर कटवाने के लिए तैयार हो गए थे डॉक्टर्स के साथ। हाँ, पर मैं कहा नहीं, मैं अगर पैर कट गया तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगी, मुझे जीना ही नहीं है, फिर नहीं जीना मुझे। तो आप ऐसे पैर के साथ वापस चलना आपने सीख लिया। हालांकि जब मैं उस 7.5 साल में रही तब मैंने बहुत 3 बार कोशिश की सुसाइड करने की। लेकिन जो कहते ना कि माँ भगवान है, मेरी मम्मी वैद की बेटी थी, तो मेरे नाना जी वैद थे, तो वो उनकी असिस्टेंट कंपाउंडर, तो वो मुझे हर बार बचा लिया करती थी। आप सुसाइड कर लिया था आपने 3 बार ना, 3 जहर बार। खा लिया था। और वो मेरी नानी माँ जो थी उनके फादर भी वैद थे, तो पुराने ज़माने में वैद होते थे, उनको सब जहर वहर निकालना सब आता था। तो क्योंकि मोहल्ले पड़ोस से भी ताने मिल रहे हैं, नानी को भी सुनने को मिल रहा है, पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। और फिर नानी ने ही आपको बहुत सपोर्ट करके पढ़ाया, ट्रेनिंग में। वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तजा के मेरे मामा जी, मेरी मम्मी के 4 भाई थे, तो एक मामा जी मेरे पूना में रहते हैं और एक कासगंज में हैं, और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं सब लोग, और 2 चले गए। तो मामा जी मम्मी को, जैसे भी दौज होती है, टीका होता है और राखी होती है, उसमें अच्छी अच्छी साड़ियाँ देते थे। तो मेरी मम्मी, भाई हम पहनते थे वो साड़ियाँ, तो मामा जी बोलते, अरे दीदी को अच्छी अच्छी साड़ियाँ क्यों दो, वो तो लड़कियां तो पहनने नहीं देती। मम्मी ने कहा आपकी ये साड़ी है, आप ले जाओ वापस। मेरी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, मैंने अपनी बेटियों को, मैंने अपने जिगर से, अपने मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मैं अपने बच्चों को, मैं अच्छा पहनूं और मेरे बच्चे फटा पुराना पहनेंगे, तो मुझे ऐसा बर्दाश्त नहीं। अपनी साड़ियाँ आप ले जाओ। तो तो आपके मम्मी मेरे लिए दूसरों से लड़ जाया करती थी। आपके जो भाई बहन सारे हैं वो आपसे छोटे हैं, जो हैं और जो नहीं हैं उनके बारे में। ब्रदर हैं आपके सबसे छोटे? मेरी मुझसे छोटी एक सिस्टर है, फिर उससे छोटी एक सिस्टर थी। वो मेरी जो सिस्टर है उसको संस्कृत में उसने बीए किया हुआ है, लेकिन सर्विस किया करती थी ब्लॉक में। उनका नाम बड़ा टिपिकल सा है, लज्जा मौसी। लज्जावती। 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 और आपका निकनेम तो वो बताओ। भी बहुत इंटेलिजेंट। आपका प्यारा सा निकनेम बताओ। निकनेम घर में मुझे मुन्नी बोला करते थे। तो वो एक गाना चला था, ओ मेरी मुन्नी मुन्नी मुन्नी। हाँ। मेरा ब्रदर बहुत चिढ़ाता था इनको। और एक सबसे छोटी सिस्टर थी मेरी, उनका नाम भी ऐसी था, रानी। रानी मौसी, ब्रज रानी। ब्रज रानी। और लज्जावती। तो और मम्मी शोभा देवी। वो मेरी बेटी की तरह थी। और मेरे एक्सीडेंट हुआ तब उसने मुझे संभाला, मेरे बच्चे हुए, मेरा बेटा हुआ, तो आज मेरे बच्चे जो पल पाए मेरी बहनों की वजह से पल पाए। हमारी मौसी नहीं मुझसे है। छोटी बहन है, वो भी रहा करती थी। कितने साल हो गए रानी मौसी को गुजरे हुए? उसको भी 5 साल हो गए। एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। 25 मार्च को उसको 5 साल हो गए। वो ट्रैक्टर के नीचे आ गई तो उनकी डेथ हो गई। और मामा जो मेरा जिगर का टुकड़ा थी, वो मतलब मेरी बेटी की तरह थी। मैंने उसका कन्यादान किया था, उसकी डेथ हुई तो मुझे बहुत शॉक्ड हुआ था, अच्छा नहीं लगा था मुझे। एक मेरा भाई है सबसे छोटा, जो अब जो है उसने हमारे पापा की प्रॉपर्टी उसने बेच दी। एक घर है बस गांव में, बाकी प्रॉपर्टी बेच के उसने यहाँ पे अपनी शॉप, कॉस्मेटिक शॉप खोली हुई है। अब दिल्ली में घर बना लिया है अपने। उनके भी 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। अपने अपने जर्नी में सब खुश हैं अपने। आप ये बताओ कि जब मुझे 12 साल की उम्र में मुझे पैरालाइज हुआ था एक बार। 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। तो आपने मुझे लाइफ लेसन दिया कि भाई तुम चाहो तो तुम जी सकती हो। हाँ, स्कूल छूट गया, फिर ये घर में, तो ये बोली कि भाई अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, दुनिया जीती है। ऊपर वाला जब हमको जिंदा भी कर बीमारियों से बचाता है या किसी भी तरह से हमको उबार देता है, हम बच जाते हैं, तो फिर उसको आगे जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। आप करना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से आप सर्वाइव कर सकते हो। और सारी दुनिया पर 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। हमने इनको पढ़ाया,
ओपन से, 10th-12th ओपन से की मैंने, ओपन से मुझे किया। 8th क्लास के बाद साइंस ओपन स्कूल से नहीं की। मिला साइंस साइड से। फिर हमने इनको इन्होंने खुद चुना के भी जीएनएम में इन्होंने एडमिशन लिया, हरियाणा में, गुड़गांव, आरआर स्कूल ऑफ नर्सिंग आरआर था। स्कूल। पहले मैंने 1 साल जीएनएम फिर भी वहाँ किया। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अंजू मैम। अंजू मैम। उन्होंने कहा आपकी बेटी यहाँ के बच्चों के लायक नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है इंग्लिश में। और एक हमारी सिस्टर अनीता हैं, जो मेरे साथ अभी भी हमारे सत्संग में सेवादार हैं, हमारी पूसा रोड की। और उन्होंने जो है मेरे को कहा कि आप इसको बीएससी ऑनर्स कराओ। फिर इसको आईपी यूनिवर्सिटी से टेस्ट दिलवाया और टेस्ट ये ज़बरदस्त क्लियर कर गई, 2 नंबर पे आया था, जिसको मेरा बेटा देख के कहाँ ढूंढूं इसका नाम, नीचे से देख रहा था, नीचे से देख रहा था। रोने लगा कि भी ये इतनी पढ़ाई कब कर ली, इतनी पढ़ाई कब कर ली इसने। फिर इनका एडमिशन हुआ सफदरजंग में। तो बस, और हमने इन्हें पढ़ाया, इन लोगों ने पढ़ाई की है। रवि ने एमबीए किया हुआ है, बीबीए करके अभी वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में। ये बताइए कि मेरी बहू भी है जो अकाउंट्स में है, मेरी पोती है मेरी सेंट थॉमस में पढ़ती है। तो अभी बचपन से मेरे अंदर ये जो गाना, डांस, ये सारी चीज़ों में आप क्या सारे पेरेंट्स को सलाह देते हैं? क्योंकि मैंने जब भी बचपन से कुछ अच्छा गाया तो इन्होंने मुझे उठा के म्यूज़िक टीचर्स से सिखाया प्राइवेट, फिर मुझे गांधर महाविद्यालय से सिखाया, कथक मुझे कथक केंद्र से सिखाया, स्ट्रीट जैज सीखा मैंने एशले लोगों से, पेंटिंग्स के लिए मुझे कंपटीशन में ले जाती थी, कविताएं लिखती थी, मैं खुद भी लिखती हैं वो, डायरी लिखने की आदत है उनको शुरू से। और मुझे मतलब अगर मैंने जो कहा होगा, थिएटर मुझे लेके जाती थी, मंडी हाउस मुझे ले लेके घूमती, थिएटर जाती थी मैं इन बच्चों को लेके, रवि को भी, इनको भी। और रवि मेरा ब्रदर भी तबला बजाना उसने सीखा है, और हम लोगों ने, मैंने सितार सीखा है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें। आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हो मम्मी की? हाँ, मैं तो बस यही बोलती हूँ कि आपके बच्चों की जो हॉबीज़ है ना, माँ या पापा जो भी, मतलब आप दोनों को, बच्चों को देखना चाहिए जो उनकी हॉबीज़ है, उसके अंदर आप जो है सपोर्ट करिए, और जो आपका बच्चा करना चाहता है उसको फ्री छोड़ दीजिए, करने दीजिए। बहुत सारे बच्चे, इसने तीन पढ़ाइयाँ एक साथ की हैं। ये एक दिन गंधर्व जाती थी, एक दिन कला केंद्र जाती थी, स्कूल जाती थी, और कितना ज़बरदस्त मतलब कोचिंग। तो मम्मी जैसे एक साथ में इतने सारे काम करती थी, तो आप अब क्या कहना चाहेंगी? जैसे खेलने के मामले में आप मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती थी। हाँ, तो मैं बस वही है ना कि भी बच्चे की लाइफ बनानी है, तो मैंने इसको कभी खेलने नहीं दिया, और एक साथ कई सारी लेकिन खेलने की जगह मुझे एक्टिविटीज़ करवाए, संगीत में डाला, कराटे में डाला, स्विमिंग में डाला, पेंटिंग्स में डाला। मैं एक हमारा है नेहरू डांस, नेशनल स्टेडियम है हमारा, कहाँ आईटीओ के पास मैं वहाँ पेंटिंग के कंपटीशन के लिए भी लेके जाती थी। और मुझे बाल भवन हर 2 महीने की छुट्टियों में मैं इनको वहाँ भेजती थी, इसके भाई को भी, इसको भी। मैं एनपी बंगाली वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। और मैं एक बहुत ही सिंपल एनडीएमसी के स्कूल से पढ़ी हुई, नगर पालिका के स्कूल से, एनपी बंगाली से, जिसमें एक सब्जेक्ट बंगाली भी था, और जिसमें 4 महीने की फीस 12 रुपये थी। और मेरा भाई बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा है, केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन फिर भी हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये भी एक लेसन है ना कि पढ़ने वाला होना चाहिए, वो कहीं भी पढ़ लेता है। मैं ओपन से पढ़ी हूँ, पैरालाइज के बाद। हाँ, वो कहने लगा मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं एक साथ 3 चीज़ नहीं कर सकता। इसने अपना इंस्ट्रूमेंट्स में उसने तबला चूज़ किया था, लेकिन 1 साल के बाद उसने ड्रॉप कर दिया कि नहीं, मैं नहीं सीख सकता, इसकी तरह नहीं कर सकता। ये कराटे भी सीखती है, ये भी सीखती है, वो भी सीखती है, पढ़ भी लेती है। और इसने तो फिर 10th-12th ओपन से किया, साइंस से ओपन से 12th किया, साइंस से। तो फिर आप सोचो कि आप पेरेंट्स को क्या आप जो चाहो, मतलब अपने बच्चे को इंकरेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था, 12वीं क्लास में था, उसकी एक बुक ना खो गई। अब वो अभी बुक खरीद के लाया प्रकाश ब्रदर गोल्ड मार्केट से, और बोला मैं पूरी रात पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ बैठो। तो मैं इन लोगों के एग्ज़ाम होते थे तो इन लोगों के साथ पूरी रात बैठा करती थी। इनको कभी ड्राई फ्रूट दिया, कभी एप्पल काट के दिया, कभी ब्लैक कॉफ़ी दी। ये तो है, देखो पढ़ाई के मामले में तो सभी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं,
कुछ एक्सेप्शन भी होता है, नहीं भी खुद करते को थे, लेकिन हमने भी बहुत सेक्रीफाइस लेकिन किया। करिकुलम एक्टिविटीज में इन्होंने हमें अपनी support बहुत किया। सारी चीज़ों को हमने अपने शौक को हटा के अपने बच्चों पर नहीं, पैसा पढ़ाई के पैसा अलावा लगाया। गाना नाचने जैसी जो जिन चीज़ों को उस समय पे अच्छा नहीं मानते थे ना, उन चीज़ों में भी इन्होंने हमें सपोर्ट किया। कभी नहीं बोला कि ये नहीं करना। मैं रात भर आप मतलब इनको मैं 4 बजे संगीत की ट्यूशन्स के लिए ले जाया करती थी। और मैं दिल्ली में जब भी अभी भी होती हूँ ना, तो भी मैं अपने माता पिता के साथ ही जाती हूँ, कहीं भी इवेंट हो। आज भी मेरे साथ फॉरेन कंट्री भी चली जाती हैं। और मैं नोएडा हम लोग फिल्म दुबई सिटी में घूम के आए, दुबई हम 2 बार होके आए हैं। नोएडा फिल्म सिटी में मैं बचपन से ही बालों के ऐड और प्रिंट और एल्बम्स ये सब करती थी, और ये मेरे साथ जाती थी। फिर मैं बड़ी हुई जब मैंने दोबारा से गाना क्योंकि नाचना मैं ये खुद सब, भी थिएटर करती थी और मॉडलिंग करती थी, फ़ोटो शूट करती थी उसके लिए। जब भी मैंने मेरे जो मॉडलिंग के पोर्ट्रेट एक बार मेरे बन के अमेरिका गया था, जो बहुत बड़ी नाइटी के लिए था, जो मुझे मतलब अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं वैसे ही इनको चाहती तो हम थी नोएडा कि फिल्म सिटी और वो सारी चीज़ें करते थे। और तो ये लेविश मेरे साथ लाइफ कौन नहीं जीना चाहता, और लेविश लाइफ जीने के लिए देखो मेहनत चाहिए। मेहनत चाहिए, पैसा कमाएंगे, फिर अपनी सहूलतें बनाएंगे, फिर आप जी सकते हैं। और मैं तो बिल्कुल जीरो ग्राउंड से आई हूँ कि हमारे पापा किसान थे, हम 4 बहन भाई थे। इन बच्चों को भी गरीबी नहीं पता, गरीबी हमने देखी, मेरे बच्चों को गरीबी नहीं पता। हमें सब कुछ अवेलेबल करवाया उन्होंने, जैसी भी कम छोटा ज़्यादा हर चीज़। तो मेरे साथ हमेशा रात को मेरे मदर फादर या ब्रदर कोई ना कोई एंकरिंग में भी रहता था। रात के 3 बजे मैं शो से आती थी, ये सुबह ऑफिस जाती थी। मैं अपने हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करती थी, मतलब जब मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। और वहीं रहते रहते मैंने रनिंग शादी फिल्म भी की, जिसके बाद मैं मुंबई आ गई थी। बाद की वो कहानी है। तो आप मेरी भाभी जो है बहुत सिंपल ब्याह कराई थी हमारे घर में। आप उन्होंने फेस ऑफ नॉर्थ जीता है, बहुत सिंपल एक अकाउंट्स में जॉब करने वाली। इन्होंने, आपका एक किस्सा है ना, काफ़ी सपोर्ट उनको भी करती हैं। हाँ, उनको कहीं गेस्ट अपीयरेंस में जाना था कला संगम के इधर में, जिसमें अनिल धवन जो है गेस्ट आ रहे थे। तो अब इन्होंने मम्मी पापा को कहा होगा, उन्होंने मना कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, उनके पति ने, मेरे बेटे ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा हाँ मैं चलती हूँ। मेरे को तो इतनी खुशी हुई मुझे कि भी इनको जाने को मिल रहा है, और इसने भी मिसेस कैपिटल नॉर्थ इंडिया का फेस जीता है। तो भी बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चे आगे बढ़े। मैं उनके साथ गई वहाँ पे। तो वो सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो बहू हो चाहे बेटी हो, बेटे सेम। तो वो और बाकी भी कितनी ये बोलती हैं कि भी अच्छी मदर है, नहीं, हर एक के लिए आप एक जीवन में सारी सबको दुनिया खुश को नहीं आप कर खुश सकते। नहीं कर सकते। वो तो मेरी बहू बताएगी मैं कितनी अच्छी सास हूँ। लेकिन आप खुद खुश रह सकते हैं ये एक अच्छी बात है। क्यों, आपको खुश रहना चाहिए ना लाइफ में। अपने लिए खुश रहना चाहिए। और ये खैर इनका वो है कि ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती हैं। मैं भी कभी बहुत तारीफ़ करती हूँ तो बोलती कि हम कोशिश कर सकते हैं सबको खुश करने की, कौन खुश है कौन नहीं है कि। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी खुशी का ज़िम्मेदार कोई और नहीं हो सकता, आपको अपनी खुशी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, आप मम्मी, जब मैं पैरालाइज़ के बाद अभी वापस 10 दिसंबर 2020 को मुझे पैरालाइज़ हुआ, और उसके बाद जब मैंने ये दोबारा काम करना शुरू किया, 2 साल मुझे अपना पूरे जो सूजन थी, और मैं काफ़ी हेल्दी हो गई थी। कांचली अपनी फिल्म के लिए भी वेट बढ़ाया मैंने 2018 क्योंकि में। उन्होंने स्टेरॉइड दिए इसको ठीक करने के लिए। डॉक्टर ऋषिकेश थे, तो उन्होंने इसको बोला कि देख हीरोइन तो तुझे ही बनना है, मुझे थोड़ी बनना है, उसके लिए तेरे को जी तोड़ वर्क करना है, कैसा भी हो जाए, कैसा भी वर्क हो, घर का तो आप झाड़ू क्या पोछा सलाह बर्तन। दोगे पैरालाइज तो मैं के हर एक पेशेंट्स को? पैरालिसिस के बंदे को कभी आप हार मत मानिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। और आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप अपना वर्क कीजिए बस। आपके अपने घर में कोई काम वाली नहीं है, आप अभी भी मेरे अपने घर में बेटे मैंने बहू कभी के कोई होते काम हुए वाली भी- नहीं रखी। बेटे बहू के होते हुए भी हाँ, सबकी हालांकि अपनी मेरी लाइफ बहू ने है। बहुत बार कहा मुझसे, मैंने कहा भाई आपको रखनी है तो आप रख लीजिए। एक बार उन्होंने काम वाली बुलाई, वो मुझसे बात करने, मैं कहा तेरे को जिसने रखना है उनके सामने आ। तो मेरी बहू को पता नहीं क्या बोला, तो वो कह रही कि आपकी सास तो बड़ी ख़राब है। मैंने कहा ख़राब का मतलब वही है भाई, मैं नहीं रखना चाहती, आपको रखना है तो आप रखिए अपने लिए, तो आप मेरे को अभी नहीं रखना। मेरे भाई, वो उनका मानना है कि हमारे
भाई भाभी की अपनी लाइफ है, हाँ, सब सबके बिजी हैं, अपने तो वो अपने, अपना जैसे काम खुद जिसको करती लेविश हैं। लाइफ जीने हैं आप जिए। हमारे फादर भी खुद ही करते हैं अपना सारा काम, और मेरे मदर भी करते हैं, और मैं भी खुद, आपको मेरे पीछे बताया ही कि मैं खुद ही सारा काम करती हूँ, और उसी वजह से मैं मोबाइल जितनी रहती हूँ उतना आप नॉर्मल होते हैं, इतना जितना भी आप मैं काम तो आज करती भी हैं। अपना सारा काम खुद और आप करती हूँ, और ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसी हर लेडी को परमात्मा लास्ट टाइम तक अपना एज काम नर्स करने आप के। कितने साल काम कर चुकी हैं? मैं 35 ईयर्स नर्सिंग में रह चुकी तो हूँ, ये 35 साल काम और मैं आस करेंगी। पड़ोस में आज भी सेवा के लिए तैयार रहती हूँ। एक एक्सपीरियंस्ड नर्स किसी की को कोई भी सलाह मेरे है से ये, एक जरूरत हो मैं एक्सपीरियंस्ड करती हूँ। नर्स की सलाह है ये, कि आप काम करें ज़्यादा से ज़्यादा और सेवा करें, जो आप अभी सेवा। बात कह रही थी कि आप हमेशा आस पड़ोस के लिए भी तैयार है। आस पड़ोस के लिए भी तैयार रहती हूँ। एक हमारी सिस्टर बीना है जो मेरे को हमेशा बोलेगी, ए हीरोइन तुम कहाँ थी, ए हीरोइन तुम कहाँ थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो खुद, मैं बचपन से ऐसे चाहती थी, बचपन से मतलब जब से मैंने अपने आप को शीशे में देखा 8वीं क्लास के बाद, कि भी शीशे में हम इतने अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगता था हाँ मैं भी। तो मैं थिएटर से जुड़ी, मॉडलिंग से जुड़ी। मैंने, नर्सिंग अगर मैं जॉब गवर्नमेंट की जॉब में नहीं होती तो मैं बॉम्बे भाग गई होती कब की। मेरे से पहले। तो आपको कैसा लग रहा है कि मैं इस तरीके से फिट आपको वापस दिख रही हूँ, और मैं अपनी एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया, और क्या फीलिंग है आपकी मुझे लेके? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप इतनी बड़ी क्राइसिस से और आप बाहर आए, और आपने अपने आप को खड़ा किया। और मैंने इनको बस ये हेल्थ टिप इनको दिए कि आप बिना ऑयल का खाना खाइए, आप जूस पे रहिए। और मैं मतलब हैं, क्योंकि ये 4 साल से, ये 4-5 साल से, साइकिलिंग कीजिए। 4-5 साल से ये आटा नहीं खा रही हैं, ग्लूटेन जो होता है और गेहूं का, और मैं जवार बाजरा नाचनी सब, मैंने कहा इनसे टिप्स मैं ली। सारे हेल्थ टिप्स मैंने इनको दिए। मैंने कोई डाइटिशियन ढूंढा, मैंने कहा यार ये तो 2-2 ढाई-2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इन्होंने बोला कुछ मत करो, सादा जीवन जियो जैसे नानी दादी सब जीते थे, 7 बजे के बाद खाओ मत। और फिर मैं खुद मिट्टी के बर्तनों में अपना खाना खुद बनाती हूँ बिना तेल का, वो सारी चीज़ें मैंने की, और इनसे सपोर्ट लिया है जो भी मुझे मिला। तो कहने का मतलब है, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। पेरेंट्स जहाँ पर बच्चे के साथ हो जाते हैं ना, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। बच्चे भी माँ बाप को सपोर्ट करते हैं। एक वक्त होता है जब बच्चे इतने छोटे होते हैं, माँ बाप इतना अपनी जान झोंक देते हैं। आज ये है, मेरे को मेरी माँ बन गई है, माँ बन के मेरी सेवा करती है। बिल्कुल मुझे यहाँ से वहाँ कुछ नहीं, मैं इतना अभी तबीयत खराब थी, सारा इन्होंने किया है, सारा। तो खैर ये तो हमारा एक प्यार है कि हम कैसे एक्सप्लेन कर हालांकि सकते मेरे हैं। साथ भी एक डाइटिशियन थी, तो मैंने उनको कहा कि वो कुछ नया नहीं बता रहे, जो मैं पहले से कर रही हूँ वो ये बता रही हैं। तो आप 2.5 लाख वाली डाइटिशियन रख करके या उससे सलाह लेके क्या करोगे, आप अपने आप करो। और क्योंकि ये कहती है हमेशा कि तुम नीचे से उठे हो, तुमने पैसा बचपन से कमाया है, तुम्हें पैसे की वैल्यू अपनी करनी कमाई चाहिए, पैसे की कदर करनी उसको चाहिए। बचा के रखना चाहिए। उस तरीके की एक यस। सलाह मुझे हमेशा मिली। तो एक किस्सा आप मुझे, मेरे संगीत के गुरु श्री नरेश मिश्रा जी, आप क्लास में मेरे साथ 6 साल बैठी हैं, वो क्या किस्सा? हाँ, मैं इनको संगीत सिखाने के लिए मैं बाहर बैठती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो बहुत ही अच्छी वाली वाइब्रेशन बॉडी में आती थी। मैं उनसे गुजारिश की कि मुझे अंदर बैठने दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे तो सारे पेरेंट्स की मदर फादर बोलेंगे हमको बैठना है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं फ़ीस भरती हूँ। 6 साल मैंने महागंधर्व विद्यालय में फ़ीस भरी है। मेरे हालांकि साथ मैं बैठने गाना अच्छे से नहीं सीख सकी, गाती है पर वो सर तारीफ करते थे कि आपका सुर नीचे का बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, वो अपनी तारीफ, कोई भी माँ ऐसी नहीं, होती इतना नहीं अच्छा जो- नहीं जैसे ये गाते हैं सिंगिंग की तरह, मैं उतना नहीं कर सकती। हम आपको एक छोटा सा राग सुनाते हैं दोनों साथ में, देखो आपको अच्छा लगेगा। और ये गाती हैं, बहुत अच्छा गाती है, मेरे साथ गाओ आप। तेरे तेरे रसना थकी हारी, तेरे तेरे रसना थकी हारी, विनय करूं नित ही तिहारी, विनय करूं नित ही तिहारी, तेरे तेरे रसना, तेरे रसना, तेरे रसना। खैर मेरा अभी भी गला बैठा हुआ है और इनका भी है, लेकिन मेरे गुरु नरेश मिश्रा जी हमेशा कहते थे कि जिसको गाना आता है ना वो कैसे भी गा देता है, इसलिए हमने आपके लिए एक प्यारा सा सुंदर सा राग गाया। और थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।
थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स, आप छोटे बच्चों को कोई ब्लेसिंग्स है? तो लव यू लव यू लव यू। तो सभी के लिए, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स, और जो हमसे बड़े हैं उनसे मुझे आशीर्वाद मिल जाए, और हम ऐसे ही प्यारे प्यारे से व्लॉग, मेरी ये मुलाकात एक बहाना है, आगे एक और मैं व्लॉग शुरू करने वाली हूँ अपना। और बातें शाते विद शिखा मल्होत्रा में जिस तरीके से मैं आज अपनी फेवरेट गेस्ट को लेकर आई हूँ, मेरी मदर, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और मैं ऐसे ही आगे आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जिनके पास एक्सपीरियंस का पिटारा है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी शेयर की, उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि डील कैसे करना है। जैसे वो इनकी मदर इन लॉ ने इनको बहुत सताया, या तो ये उनके बारे में भी बुरा नहीं कहना चाहती, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होती। या फिर जैसे पैर का एक्सीडेंट हुआ और मैं आई, तो उनको लगता है कि अगर पैर का एक्सीडेंट नहीं होता तो वो तेरे से पहले वाला बच्चा आ जाता, तू नहीं आती। तो इस तरीके की पॉजिटिविटी और कैसी कई चीज़ें जानने को मिलती हैं पेरेंट्स से। तो हमने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल अनकट रहे और हम बिल्कुल कैंडिड रहें, और कोई एडिटिंग वगैरह करने की कोशिश नहीं की मैंने, और ना मैं करती हूँ अपने वीडियोज़ में। मुझे हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे लगते हैं, और आपके सामने वैसे ही आना चाहते हैं। प्लीज़ आप सभी अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, और हमें ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, बताएं आपको कैसा लगा हमसे मिलके साथ में ये मदर डॉटर ड्यूओ से। और फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखें। बहुत 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 ढेर सारा प्यार। नमस्ते।